हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, हम 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो सोशल साइंस का। उसमें हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये लास्ट पार्ट है जिसमें 25 से लेके 28 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक 29 क्वेश्चन बचेगा मैप वाला, उसको अलग वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है, देखो सामने यहाँ पे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेसी में क्या रोल है उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है, डिटेल में बताना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है, इसमें क्या लिखना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या काम होते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है, वे निम्नलिखित कार्य करते हैं। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। चुनाव के दौरान ये अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं। इनके माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय समस्याओं का पता चलता है और फिर वे अपनी राय बनाते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपनी रैलियाँ निकालते हैं, इनके प्रोग्राम होते हैं। फिर ये जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उसको लोगों के सामने पेश करते हैं, तो लोगों को पता चलता है देश के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। और ये पार्टी अगर सत्ता में आती है, इलेक्शन जीत के सत्ता में आती है, तो ये क्या क्या काम करेगी, उस बेस पे वो अपनी राय बनाते हैं कि उनको किस पार्टी को चुनना चाहिए। फिर वो पार्टी जीत के सरकार बनाती है और फिर देश के विकास के लिए वो फैसले करती है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायता करते हैं, यानी जो लोगों की राय है, तो लोगों की राय किस तरह से है कि लोगों की राय के बनाने में एक अहम रोल होता है राजनीतिक पार्टियों का। हर राजनीतिक पार्टी की एक अलग तरह की विचारधारा होती है और उसी तरीके से फिर उनके पार्टी के जो समर्थक होते हैं उनकी राय बनती है। वे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बनाती है। इलेक्शन होता है, जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिलती हैं वो सरकार बनाती है और जिसको कम सीट मिलती है, यानी कि जो अल्पमत वाली पार्टी होती है, वो भी विपक्षी पार्टी बनती है। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि उनको फिर वो जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो मंत्री वगैरह बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर उसमें वो मंत्री बनते हैं। इसी का मतलब यही है राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण से मतलब। अब इंग्लिश में देखते हैं इसको। पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस करते हैं वो? पॉलिटिकल पार्टीज set their programs. During elections, they prepare their manifestos and present them before the people. Through them, people come to know the national problems and then form their own opinions. Election के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है अपने प्रोग्राम सेट करती हैं, और फिर वो क्या करती हैं, अपने मैनिफेस्टोज़ को प्रिपेयर करती हैं, लोगों के सामने उसको पेश करती हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने कि अगर वो पावर में आए तो फिर वो क्या क्या डिसीजन लेंगे। थ्रू देम पीपल कम टू नो द नेशनल प्रॉब्लम्स। उन्हीं के थ्रू लोगों को नेशनल प्रॉब्लम का पता चलता है। ये कोई भी जो पार्टी है जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो उन नेशनल प्रॉब्लम को कैसे डील करेगी और फिर लोग उसी बेस पे अपने ओपिनियंस फॉर्म करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल रहता है। दे कंटेस्ट इलेक्शंस, वो इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। द पार्टी दैट सिक्योर्स द मेजॉरिटी इन द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जिस पार्टी को इलेक्शन में मेजॉरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट बनाती है और जो माइनॉरिटी मेंबरशिप वाली पार्टी होती है वो अपोजिशन फॉर्म करती है। द पॉलिटिकल पार्टीज गिव पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पीपल। और ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे ही लिखना है, इसमें टू द पॉइंट लिखना, पॉइंट बना बना के सही से इसको आंसर लिखना अच्छे से। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग प्रदान करता है, समझाइए। हाउ पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, एक्सप्लेन। सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। तो देश के विकास में इसका क्या रोल रहता है ये समझाना है। तो देखो इसको, सार्वजनिक क्षेत्र विभिन्न तरीकों से आर्थिक विकास में योगदान देता है। ये क्षेत्र अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है। वही जब भी सरकार की तरफ से चाहे कोई फैक्ट्री लगती है, हॉस्पिटल होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो उससे लोगों को नए रोजगार मिलते हैं। ये मध्यम दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर का होगा वहाँ पे रेट मीडियम रहते हैं।
ऑलमोस्ट कम ही रहते हैं। तो यानी कि कम पैसों में वस्तुओं की और सेवाओं की आसान सुविधा लोगों को उपलब्ध कराता है। ये समुदाय के विकास में भी योगदान देता है। समुदाय को जो वो मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, आसान रहता है उनके लिए हर एक चीज़ सरकारी सेक्टर से, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो। इस क्षेत्र द्वारा वित्तीय संसाधनों का विकास भी सर्जित किया जाता है। यह छोटे, मध्यम और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है, जो एक राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं। मतलब जो सरकारी क्षेत्र होता है, गवर्नमेंट होती है, वो उद्योगों को बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित करती है, जिससे राष्ट्र का विकास होता है। अगर उद्योग ज़्यादा होंगे, सरकार उनको बढ़ावा देगी, सब्सिडी देगी या कोई और इस तरह की उनको छूट देगी, तो उससे राष्ट्र का विकास होगा। ये बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से तेज़ी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। बुनियादी ढांचे का मतलब ये सरकार रोड बनवाती है, रेलवे बनवाती है ना, रेल पटरी बनवाती है, तो उससे देश का आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। जब माल की सप्लाई तेज़ी से होगी तो देश के आर्थिक विकास पे उसका अच्छा असर पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में अपने कामकाज के माध्यम से मानव विकास सूचकांक में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह बनाते हैं, सरकार कम रेट पे कम पैसों में अच्छा इलाज मिलता है। और वही शिक्षा है, शिक्षा में भी जो सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं अच्छे, वहाँ पे बच्चों को देखो स्कूलों में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है ना। तो गवर्नमेंट की इस तरह की जो योजनाएं हैं उनसे गरीब तबके को, पिछड़े हुए लोगों को फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। तो इस तरीके से मानव विकास सूचकांक है जो वो अच्छा बनता है, यानी जो लोगों का विकास हो रहा है, लोगों का जो खुशहाली है रहने का, उनकी जो समृद्धि है रहने का तरीका है, ये सब बेहतर होता है। अब है इंग्लिश में। पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन वेरियस वेज। कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक सेक्टर? इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है गवर्नमेंट। इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आगे के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज भी जनरेट करती है। दिस सेक्टर क्रिएट्स मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है पब्लिक सेक्टर में। इट एंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मॉडरेट रेट्स। नॉर्मल ऐसे रेट जो लोग अफोर्ड कर पाएँ, अफोर्डेबल रेट पे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑल्सो। जब अफोर्डेबल रेट पे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हर चीज़ अवेलेबल होगी तो उसका डेवलपमेंट होगा उससे। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज ऑल्सो जनरेटेड बाय दिस सेक्टर। जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। इट एनकरेजेज द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज विच कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करने का, बढ़ावा देने का काम करता है ये सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाया इट्स फंक्शनिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। हेल्थ और एजुकेशन सर्विस में पब्लिक सेक्टर काफ़ी इन्वेस्ट करता है, तो जिससे बैकवर्ड और मार्जिनलाइज लोग हैं सोसाइटी के, उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। और जब इस तरह के लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा, उनका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, उनका जो एजुकेशनल स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस है, ये अच्छा होगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये था कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 27। मुद्रा क्या है? विनिमय के माध्यम से इसका उपयोग कैसे किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। What is money? How is it used as a medium of exchange? Explain with example. तो मनी, मुद्रा, धन क्या है हमको ये बताना है और फिर उसका यूज़ कैसे करते हैं। देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, सबको पता है मनी क्या है, लेकिन हमें उसको यहाँ पे एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा को सिक्कों और बैंक नोटों के रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा हमारी सभी संपत्तियों में सबसे अधिक तरल संपत्ति है। इसकी तरल प्रकृति के साथ साथ भुगतान के साधन के रूप में इसकी सामान्य स्वीकार्यता भी है। मतलब मुद्रा क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसको सभी लोग चीज़ों के लेने की या देने के बदले एक्सेप्ट करते हैं, या किसी को, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमने उसको पैसे दे दिए, उससे सामान ले लिया, या हमें अपनी कोई चीज़ बेचनी है, उसको सामान देंगे, उससे पैसे ले लेंगे, है ना। तो यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए सबसे स्वीकार्य चीज़ है ये मुद्रा।
जितनी भी हमारी संपत्ति हैं उनमें सबसे तरल है। सबसे तरल का मतलब है, देखो जैसे हम सोना होता है गोल्ड, तो गोल्ड के बदले भी हम चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाए। ऐसी लैंड होती है, लैंड को के बदले भी, उससे भी मतलब एक तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है वो भी, उसके बदले भी खरीद सकते हैं, लेकिन लैंड को भी हर जगह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जबकि जो मनी है, चाहे वो सिक्कों के रूप में हो या फिर नोटों के रूप में हो, तो उसको हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा उसकी स्वीकार्यता है। अब है विनिमय का माध्यम, यानी एक्सचेंज में मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है ये मनी। प्रारंभ से ही मुद्रा समाज में विनिमय के माध्यम का महत्वपूर्ण कार्य करती रही है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि जब हम कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं या खरीदते हैं, बेचते हैं, एक के बदले दूसरी चीज़ चाहिए, तो ये सब हम पैसे के यानी कि मनी के माध्यम से करते हैं। उत्पादक पैसे के बदले अपना माल थोक विक्रेताओं को बेचते हैं। कोई सामान है जिसने उसको तैयार किया है, वो थोक विक्रेताओं को बेचते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। फिर जो वो थोक व्यापारी हैं अपना माल फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको बेचते हैं, तो वो उनसे पैसे लेंगे। और फुटकर विक्रेता पैसे के बदले इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसी प्रकार समाज के सभी वर्ग पैसे के बदले में अपनी सेवाएं बेचते हैं और उस पैसे से अपनी ज़रूरत की वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। तो ये सारा काम पैसे की वजह से, तो यानी मुद्रा की वजह से होता है। मुद्रा के उपयोग से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जा सकता है। हम अपना सामान बेचेंगे तो हम उसके लिए पैसे लेंगे, या हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमें उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए जिसे जूते चाहिए वे उसे पैसे से खरीद सकता है, और अगर कोई जूता बेचना चाहता है तो वे भी पैसे प्राप्त करके किया जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के विपरीत यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त करता है। दोहरे संयोग का मतलब है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, जैसे कि मुझे जूते चाहिए और सामने वाले को किताब चाहिए, तो मैं चाहूँगी और उसके पास जूते हैं कि मैं उससे जूते ले लूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो अब मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे के बदले मैं उसको कोई ऐसी चीज़ दे सकती हूँ जिसकी उसको ज़रूरत हो, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है ना। तो अब ये तभी हो सकता है अगर मुझे जूते चाहिए, उसके पास जूते हों, और उसको किताब चाहिए, मेरे पास किताब हो। तो दोहरा संयोग ये होना चाहिए, मेरे पास किताब और उसके पास जूते होने चाहिए, तभी हमारी डील हो सकती है। लेकिन पैसे में ऐसा नहीं है, आपने पैसे दिए, जूते ले लिए, किसी और के पास उसको किताब चाहिए, किसी और के पास है, वो उसको पैसे दे के वहाँ से ले लेगा। तो पैसा हर जगह एक्सेप्ट होता है। मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ है, मीडिएटर है। इससे बाजार में कुछ भी खरीदा और बेचा जा सकता है, ये तो सभी को पता है। मुद्रा से, मनी से आप मार्केट में कुछ भी खरीदो और कुछ भी बेच सकते हो, ठीक है। अब इंग्लिश में देखो, मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स टू कैरी ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्मूथली। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यानी हमें कुछ भी खरीदना, कुछ भी बेचना है, उसके लिए मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कॉइन्स के फॉर्म में और नोट्स के फॉर्म में। मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट्स अमंग ऑल आर एसेट्स। जितनी भी हमारी एसेट है, मनी उसमें सबसे ज़्यादा, उसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, यानी उसको हर जगह एक्सेप्टेबल है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता आप कोई भी चीज़ खरीदो, उसके बदले पैसे देना चाहो तो वो कहे नहीं, मुझे तो इसके बदले सोना ही चाहिए, इसके बदले लैंड ही चाहिए। नहीं, मनी हर जगह एक्सेप्ट हो जाती है। इट ऑल्सो हैज़ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद इट्स लिक्विड नेचर। इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह पे है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कैसे वर्क करती है मनी? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से ही मनी हैज़ बीन परफॉर्मिंग द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द सोसाइटी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो फंक्शन है वो मनी के थ्रू ही होता है। किसी को कुछ भी खरीदना है या बेचना है, सेल करना है या परचेज करना है, वो मनी के थ्रू करता है। मनी फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चाहे सर्विस है या गुड्स है, किसी का एक्सचेंज करना हो, आपको किसी से कोई ट्रेनिंग लेनी हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, कोई सामान खरीदना हो तो पैसे देने पड़ेंगे, या अपना कुछ बेचना हो तो आप उसके बदले पैसे लोगे। प्रोड्यूसर्स सेल देयर गुड्स टू होलसेलर्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होलसेलर को जब अपना गुड्स सेल करते हैं तो उसके बदले पैसे लेते हैं। फिर जो होलसेलर्स हैं इन टर्न सेल देयर गुड्स टू द रिटेलर्स। फिर जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर को सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट, एंड द रिटेलर्स सेल दीज गुड्स टू द कंज्यूमर्स इन एक्सचेंज ऑफ फॉर मनी। फिर जो रिटेलर्स होते हैं वो पैसे के बदले अपना जो सामान है वो कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। In the same way, all sections of society sell their services in exchange for money, and with that money buy goods and services which they need.
सोसाइटी में सभी लोग यही करते हैं कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी जो सर्विसेज हैं उनको सेल करते हैं पैसे के बदले में, और फिर उस पैसे से जो अपनी बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। सिंपल सी बात है, मनी से आप कर सकते हो कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु वांट शूज़ कैन बाय इट विद द मनी, एंड इफ समवन वांट टू सेल द शूज़ दे ऑल्सो कैन बी डन बाय रिसीविंग मनी। आप सेल कर रहे हो तो आप उसको पैसा लेके कर सकते हो, और आप परचेज कर रहे हो तो पैसा दे के कर सकते हो। अनलाइक बार्टर सिस्टम का मतलब है जिसमें सामान के बदले सामान यानी गुड्स के बदले गुड्स लिया या दिया जाता था। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस नहीं रहता, यानी कि अगर मुझे जिससे जो सामान चाहिए तो उसके पास कोई दूसरी ऐसा सामान होना चाहिए जो उसके बदले मैं ले लूँ, है ना। Money is used as a medium of exchange because it is the intermediary in the exchange process. Anything in the market can be bought and sold with it. मार्केट में कुछ भी है तो मनी की हेल्प से वो सेल भी किया जा सकता है, बाय भी किया जा सकता है। तो ये हो गया मनी वाला क्वेश्चन। इसके बाद है 28वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए। What is globalization? एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि लोगों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, एक कंट्री का अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दूसरी कंट्री को इन्वॉल्व करना, ये सब आता है इसमें। तो देखो, वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी और सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही के मुक्त प्रवाह की शर्तों के तहत एकीकृत होना। यानी कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार भी होना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट भी, आयात निर्यात। पूंजी इन्वेस्टमेंट करती है, एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके अपनी कंपनी लगा सकती है ना, अपनी ब्रांच खोल सकती है। या फिर जो लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना है, तो ये सब कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। तो क्या ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? एक तो विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा तो व्यापार तो बढ़ेगा ही। उत्पादन की तकनीकों का निर्यात और आयात, जो उत्पादन की तकनीक है, नई नई टेक्नोलॉजी है, हम किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे सीख सकते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी बाहर के देश में जा सकती है। पूंजी और वित्त का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह, अगर कोई अमेरिका की कंपनी है जैसे, अगर वो इंडिया में अपना जो ब्रांच खोलना चाहती है, अपनी दूसरी कंपनी लगाना चाहती है, तो भाई वो कैपिटल तो उनका इन्वॉल्व होगा ही ना, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता, तो इन्वेस्टमेंट होगा उनका। लोगों का एक देश से दूसरे देश में प्रवास, फिर लोग भी एक देश से दूसरे देश में जाएंगे काम की, जॉब की तलाश में या एजुकेशन की। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर है? पिछले 20 वर्षों में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, यानी विदेशी कंपनियों ने भारत में बहुत निवेश किया है पिछले 20 सालों में। नई नौकरियों का निर्माण, जब दूसरी कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगी तो भारत के लोगों को नई नौकरियां तो मिलेंगी, है ना। बेरोजगारी की दर को एक हद तक कम करने के लिए वैश्वीकरण ने नई नौकरियों का सृजन किया है। वैश्वीकरण की वजह से जो बेरोजगारी है काफ़ी हद तक कम हुई है बहुत सारे सेक्टर्स में, मतलब हर जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन जो विदेशी कंपनी है जब वो भारत में आएंगी तो यहाँ के लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्रशासनिक कार्य, डेटा, परविष्ट और इंजीनियरिंग अब भारत में कम लागत पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे कुछ भी काम कराने के लिए, और जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो किसी भी चीज़ की कॉस्ट कम हो ही जाती है। नेक्स्ट है नए अवसरों का सृजन, यानी भारतीय कंपनियों को नए मौके मिले हैं अपने सेवाएं देने के लिए। वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, मुख्य रूप से आईटी कंपनियों के लिए सेवा प्रदान कर रही हैं। जो भारत के इतने सारे इंजीनियर्स हैं वो आईटी सेक्टर में अपनी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बहुराष्ट्रीय के रूप में भारतीय कंपनियों का विकास, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, टाटा मोटर्स जैसी कई शीर्ष भारतीय कंपनियां वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभ प्राप्त करने में सक्षम रही हैं, यानी इनका जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छी स्पीड से हो रहा है, तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी बन रही है ना। तो ये था वैश्वीकरण का प्रभाव भारत पर, और अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। Globalization means integrating the economy of a country with the economies of other countries under conditions of free flow of trade, capital and movement of persons across borders। तो जो इकोनॉमीज़ का इंटीग्रेशन है, एक कंट्री की इकोनॉमी का दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ इन्वॉल्वमेंट है, ट्रेड में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, या लोगों का मूव करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इस सबको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? फॉरेन ट्रेड में इंक्रीमेंट होता है, फॉरेन ट्रेड बढ़ता है,
एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो टेक्निक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो एक कंट्री से जब लोग मूव करेंगे, कंपनीज मूव करेंगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो भी तो जाएंगी ना लोगों के साथ ही, है ना। फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस फ्रॉम अदर कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल का भी वो होगा, मूवमेंट होगा, और फिर फाइनेंस का भी होगा, मनी का भी होगा, माइग्रेशन होगा लोगों का। तो इस ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे? ओवर द पास्ट 20 ईयर्स देर इज़ एन इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी जो अदर कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में काफ़ी बढ़ा है, क्रिएशन हुई है नई जॉब्स की। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू एन एक्सटेंट, एक हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो कम हुई है इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। A host of accounting, administrative task, data entry and engineering is now being done at a lesser cost in India. इंडिया में ये सब काम अब कम कॉस्ट पे हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास, कंपनीज के पास ज़्यादा ऑप्शन है। Creation of new opportunities. Globalization has created new opportunities for Indian companies, mainly providing services for IT companies. जो IT companies में हैं, उनमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये। ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनके पास ज़्यादा मौके हैं अपनी स्किल को प्रूव करने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज एज मल्टीनेशनल, सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज लाइक इन्फोसिस, रेनबेक्सी, टाटा मोटर्स हैज़ बीन एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कॉम्पिटिशन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस तरह की जो कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स है, रेनबेक्सी, इन्फोसिस है, ये जो कॉम्पिटिशन बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो ये इसमें आगे आई हैं, ये बहुत अच्छे से compete कर पा रही है, एक हेल्दी कंपटीशन का पार्ट बन रही हैं। तो ये 28 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी एक मैप वाला क्वेश्चन बच रहा है, मैप वाले सारे क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगी क्योंकि एक पेपर में एक ही आता है ना, 6 मार्क्स में आता है वो। तो ये 2018 का पेपर एक तरीके से कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।